हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और आपके एनटीपीसी 2024 जो कि दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम है सो 2025 में होने वाला है। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए जीके जीएस प्रीवियस ईयर सीरीज जो कि आज मॉक टेस्ट नंबर 1 आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों, यकीन मानना दोस्तों, अभी आपके टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ है और हो भी रहा है। दूसरी बात दोस्तों, अभी आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हो चुका है और आपके जेई का एग्ज़ाम होगा। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया उसी लेवल के साथ आपके आरपीएफ कांस्टेबल के लिए और इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूँ। दोस्तों, यकीन मानिए, क्वेश्चन देखने के बाद, आपका एक्सप्लेनेशन देखने के बाद दोस्तों, अगर आपका दिल खुश ना हो जाए ना दोस्तों, तब आप हमें कहना। लेकिन दोस्तों, आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप सभी के बीच पहला क्वेश्चन लाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप उससे पहले अगर आपको क्लास अच्छा लगे ना दोस्तों, तो हमारे इस चैनल को आप जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों, और हमारे चैनल के साथ आप जरूर जुड़ना दोस्तों। दोस्तों, आज के पहला क्वेश्चन है कि 1931 में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन का इंग्लिश फॉर्मेट में भी मैं लाया हूँ। दोस्तों, आप जिस भी लैंग्वेज से आप पढ़ सकते हैं, पढ़िएगा, है ना। तो दोस्तों, बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपके महात्मा गांधी। मैं आपको एक बार फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन लाया हूँ सारा का सारा आपके आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा महात्मा गांधी कि 1931 में जो आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन हुआ ना, उसमें अगर बात करें कि कौन किसने प्रतिनिधित्व किया था, तो महात्मा गांधी ने। दोस्तों, आइए थोड़ा देखते हैं, गोलमेज सम्मेलन के बारे में जानते हैं कि 1930 से लेकर 1932 तक आयोजित यानी कि सम्मेलनों की श्रृंखला का एक उद्देश्य भारत में यानी कि संवैधानिक सुधार पर चर्चा करता था, जिसमें ब्रिटिश और भारतीय अधिकारी तथा भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व शामिल था। इसी तरह से जानते हैं कि प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ वो जो कि आपके नवंबर 1930 में आयोजित किया गया था। अगर मैं बात करूं, दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपके 1931 में जो कि महात्मा गांधी जी की भागीदारी के लिए उल्लेखनीय है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। और मैं बात करूं कि तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन है 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर ध्यान केंद्रित किया गया और इसके परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक निर्णय जो कि पारित किया गया था। दोस्तों, ये आपके गोलमेज सम्मेलन से आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और आने वाले शिफ्टों में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन होने का परिणाम क्या निकला कि यदि इन सम्मेलनों से तत्काल सुधार नहीं हुए, फिर भी वे भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण थे। दोस्तों, आपके जो भारत सरकार जो अधिनियम है ना 1935 के संबंधित आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, हर एक जो कि क्लास धीरे 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 आपके 8 तारीख से जो कि आपके कांस्टेबल का एग्जाम है, हर एक क्वेश्चन को मैं जो कि दोस्तों कवर करता चला जाऊंगा। अब बेफिक्र होकर दोस्तों आप पढ़ाई कीजिए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। तो बेसिकली दोस्तों, आपके संघ से, जो भारत के संविधान का भाग 5 आपके ये संघ से संबंधित है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं, पंचायत भाग 9 से संबंधित है। अगर दोस्तों ग्राम पंचायत आपके भाग 9 से संबंध है, और वहीं अगर नगर पालिका की बात करूं दोस्तों, तो 9 ये से संबंध है। अगर दोस्तों बात किया जाए, ग्राम पंचायत आपके आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक दिया गया है, और वहीं नगर पालिका की मैं बात करूं दोस्तों, 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक जो कि प्रावधान किया गया है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाग 4 ये से संबंधित है, और मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लाया गया है, तो रूस के संविधान से लाया गया। दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। लेकिन दोस्तों, आइए और भी इस क्वेश्चन से संबंधित आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि चुनाव, कि भारत में जो चुनाव संविधान का भाग जो कि 15 के अंतर्गत में आता है, जिसमें देश की चुनाव प्रणाली का
विवरण दिया गया है। दोस्तों अगर बात किया जाए कि भाग 15 में क्या आता है, तो चुनाव से संबंधित भाग 15 में प्रावधान किया गया है। अगर दोस्तों मैं पंचायत की बात करूं दोस्तों, तो भाग 9 में पंचायत राज प्रणाली के रूपरेखा दिया गया है, जो ग्राम और जिला स्तर पर शासन के संगठन पर जो कि केंद्रित है। भाग 9 में पंचायत से संबंधित है। साथ ही दोस्तों अगर मैं मौलिक कर्तव्य के बारे में जानता हूं, ये भाग 4A में मौलिक कर्तव्य को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें भारत के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य को निर्देशित किया गया है। लेकिन दोस्तों आइए इस क्वेश्चन से आपके एग्जाम के लिए, अभी आपके जितने भी एग्जाम हुआ है, चाहे आरपीएफ का एग्जाम हुआ, चाहे टेक्नीशियन का एग्जाम हो रहा है, चाहे आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ दोस्तों, साथ ही एसएससी एमटीएस में मैं जितना आपके आर्टिकल से क्वेश्चन लाया दोस्तों, सारा का सारा आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं दोस्तों। अगर दोस्तों मैं बात करूं आर्टिकल 32 आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। आर्टिकल 32, तो आर्टिकल 32 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 प्रकार की जो रिट जारी किया जाता है, आर्टिकल 32 में कहा गया है। दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। और संविधान का भीमराव अंबेडकर का आत्मा भी अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 32 को ही कहा जाता है। साथ ही दोस्तों और देखते हैं आपके एग्जाम के लिए क्या क्या आर्टिकल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 226, इसमें यह कहा गया कि हाई कोर्ट जो कि द्वारा रिट जारी करना चाहिए। दोस्तों आर्टिकल 226 में बोल रखा है कि हाई कोर्ट उच्च न्यायालय द्वारा रिट जो कि जारी करना, और आर्टिकल 32 में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो कि 5 प्रकार से रिट जारी कर सकता है। यकीन मानिए क्वेश्चन को आप देख के दोस्तों अगर एग्जाम में क्वेश्चन ना आए ना, तो हमको कहना आर्टिकल 32 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो कि रिट जारी करेगा, और आर्टिकल 226 कहता है कि हाई कोर्ट जो कि रिट जारी करेगा। दोस्तों इसी के साथ अगर आर्टिकल 233 की बात करूं, तो इसमें कहा गया कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का जो प्रावधान है सो आर्टिकल 233 में किया गया है। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। साथ ही दोस्तों अगर मैं एक बात कहूँ कि आर्टिकल 243 में कहा गया है कि पंचायतों का जो उल्लेख है ना, आर्टिकल 243 के अंतर्गत दिया गया है। अगर आर्टिकल 266 की बात करूं दोस्तों, तो भारत में संचित निधि का जो उल्लेख है ना, सो हमारे आर्टिकल 266 में दिया गया है। और ये आपके जो संचित निधि है ना दोस्तों, इनसे संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार पूछ लिया कि जो राष्ट्रपति का वेतन किसके द्वारा दिया जाता है, तो 266 संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों आपके एग्जाम के लिए संचित निधि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। उसी तरह से दोस्तों आर्टिकल 267 में कहा गया है कि भारत की आकस्मिकता निधि का जो उल्लेख है ना, हमारे संविधान के 267 के तहत दिया गया है। और ये भी आपके आकस्मिकता जो निधि है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उसी तरह से 280 आर्टिकल की मैं बात करूं, तो भारत में वित्त आयोग का जो उल्लेख है ना, हमारे आर्टिकल 280 के तहत दिया गया है। अगर आर्टिकल 301 में बात करूं दोस्तों, तो संपत्ति का अधिकार जो कि विधिक अधिकार बनाया गया है, आर्टिकल 301 के तहत कहा गया है। अगर साथ ही दोस्तों मैं 312 की बात करूं कि आर्टिकल 312 में क्या कहा गया है, तो राज्य की संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक जो कि अखिल भारतीय सेवाएं बनाने की जो अधिकारी है ना, आर्टिकल 312 के तहत कहा गया है। और आपको इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा आर्टिकल 315 ये कहता है कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, आपके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आपके इसके बारे में दोस्तों आर्टिकल 315 के तहत कहा गया है। दोस्तों मैं हमेशा कह रहा हूँ ना कि अभी आपके आरपीएफ एसआई, आपके टेक्नीशियन, आपके जेई और साथ ही दोस्तों आपके एसएससी एमटीएस में जितने भी आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, सारा का सारा क्वेश्चन मैं इसी क्लास में लेकर आया हूं दोस्तों। और आज आपके कांस्टेबल और एनटीपीसी के लिए पहला क्लास है दोस्तों। आपको कैसा क्लास लग रहा है दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। और इसी तरह से अगर आपको क्लास चाहिए ना दोस्तों, तो आप हमें एक कमेंट करके बताइएगा कि हाँ कंटिन्यू रहने दीजिए, क्योंकि
बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया एक्सप्लेनेशन है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि आर्टिकल 324 में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग से संबंधित आर्टिकल 324 में कहा गया है। अगर मैं आर्टिकल 330 की बात करूं तो इसमें कहा गया कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो आरक्षण किया जाएगा आर्टिकल 330 के तहत कहा गया है। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। आर्टिकल 330 की लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण दिया गया है। साथ ही दोस्तों अगर मैं बात करूं आर्टिकल 332 में कहा गया है विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो आरक्षण है ना सो आर्टिकल 332 के तहत कहा गया है। दोस्तों यकीन मानिए आपके विधानसभा और साथ ही आपके जो लोकसभा है इनसे संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 330 कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण। अगर मैं बात करूं 332 में कहता है कि विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में जो आरक्षण दिया है सो यानी कि आर्टिकल 332 के अंतर्गत दिया गया। साथ ही दोस्तों अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 338 कहता है कि अनुसूचित जाति एससी के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख होगा। अगर 338 ये की मैं बात करूं तो अनुसूचित जाति एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग का जो कि उल्लेख करेगा। साथ ही दोस्तों कुछ और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 338 बी की मैं बात करूं तो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख करेगा। और 343 कहता है कि संघ की जो राजभाषा हिंदी व जो लिपि देवनागरी होगा। ये दोस्तों आपके 343 आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। साथ ही दोस्तों 348 की मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा जो उल्लेख है सो 348 में कहा गया है। और साथ ही 120 में अगर मैं बात करूं तो संसद में प्रयोग होने वाली भाषा आर्टिकल 120 में कहा गया है। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। और दोस्तों दो आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल और 351 कहता है कि हिंदी के विकास तथा हिंदी के प्रचार की जिम्मेदारी जो कि केंद्र की होगा। और 352 कहता है कि आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाएगा आर्टिकल 332 के तहत। दोस्तों अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 3 बार जो कि लागू किया गया है 1962, 1971 और 1975। दोस्तों ये 3 आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। और बात किया जाए 1975 के समय ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी तो इंदिरा गांधी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं या नाम में परिवर्तन से संबंधित है। दोस्तों विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड चेंज इन एरिया बाउंड्रीज ऑफ नेम ऑफ यानी कि एग्जिस्टिंग स्टेट। तो बेसिकली आर्टिकल 3 में कहा गया कि किसी भी राज्य के गठन और मौजूदा राज्य के क्षेत्रों की सीमाओं या नाम परिवर्तन करने के लिए प्रावधान आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 2 में ये कहा गया कि भारत के अंदर जो कि किसी भी बाहर से अगर क्षेत्र मिला के भारत में शामिल करके नए राज्यों का निर्माण करना आर्टिकल 2 में कहा गया है। जैसे कि दोस्तों आपके जो सिक्किम है ना, सिक्किम आपके यानी कि जो क्या बोलता है 374 में आपके सह राज्य का दर्जा दिया और 1974 में सह राज्य का दर्जा दिया गया और 1975 में आपके राज्य का जो कि दर्जा दिया गया था। सिक्किम को अलग जो कि राज्य था उनको मिला के भारत में जो कि प्रावधान किया गया। इसी तरह से आर्टिकल 2 में कहा गया और आर्टिकल 3 में कहा गया कि भारत के संघ से ही कोई नए राज्य का निर्माण करना, भाषा का क्या बोल रहा है उसका नए राज्यों का निर्माण करना, सीमाओं का नाम बदलना, ये आपके आर्टिकल 3 में कहा गया है। साथ ही दोस्तों अगर मैं बात करूं लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित अनुच्छेद जो जनजाति के लिए सीटों का जो आरक्षण है आपके 330 में कहा गया। मैंने आपको बताया, आपको याद रखना है। साथ ही दोस्तों आर्टिकल 325 में कहा गया है कि इसे प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, जाति, लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अपात्रता नहीं ठहराया जाएगा या शामिल होने का दावा नहीं किया जाएगा। बेसिकली आपके 325 भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। तो BN राव को संविधान सभा का
संवैधानिक सलाहकार जो कि नियुक्त किया गया था। दोस्तों आपके एग्जाम के लिए आपके संविधान सभा से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। संविधान सभा की अगर मैं गठन की बात करूं दोस्तों तो 1946 में हुआ था। 6 दिसंबर 1946 का संविधान सभा का पहला बैठक की मैं बात करूं दोस्तों तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगर मैं बात करूं कि अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, फिर जाके दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को हो गया था। उस समय दोस्तों अगर अध्यक्ष की बात करूं दोस्तों तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अगर मैं बात करूं दोस्तों उस समय सचिव कौन बना था तो एच.सी. मुखर्जी बना था। उस समय उपाध्यक्ष की मैं बात करूं तो एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया था। और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि संविधान सभा में जो कि आपके उपाध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया था या सचिव के रूप में किसे बनाया गया था तो एच.सी. मुखर्जी यानी हरेंद्र किशोर मुखर्जी को बनाया गया था। दोस्तों आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं फिर 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। तो संविधान सभा से ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी सोनपुर के पास पटना में मिलता है तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गंडक। दोस्तों सबसे पहले आप बताइए क्वेश्चन का लेवल क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन कैसा है। और दोस्तों अगर आपको इसी तरह से डेली वीडियो चाहिए दोस्तों तो आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना दोस्तों, है ना। तो दोस्तों गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सहायक नदी सोनपुर के पास पटना में मिलती है तो बेसिकली गंडक आ जाएगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं कोसी बिहार का शोक कहा जाता है, अपनी बाढ़ के लिए कुख्यात तथा बार बार अपने मार्ग बदलता रहता है। अगर घग्गर की मैं बात करूं तो भारत में मानसून के मौसम में बहने वाली एक नदी जो कि घग्गर है। अगर मैं रामगंगा की बात करूं तो गंगा की एक सहायक नदी जो उत्तराखंड से निकलता है और उत्तर प्रदेश में गंगा में मिलता है जो कि रामगंगा से। ये आपके एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया था मैंने सारा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है सो कहा हुआ था कुशीनगर में। दोस्तों गौतम बुद्ध से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन दोस्तों गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। साथ ही दोस्तों जब महापरिनिर्वाण जो कि क्या कहा जाता है, जब उसका मृत्यु हो गया तो महापरिनिर्वाण आ जाएगा। अगर घर छोड़ने की अगर मैं बात करूं तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया। दोस्तों अगर जब वो पहला उपदेश दिया तो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से उसे कहा गया। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ उस समय कमल और षाण से दर्शाया गया था। बेसिकली ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जब गौतम बुद्ध ने घर जब त्याग दिया दोस्तों उस समय जो क्या बोलता है उसको घोड़ा, उनको घोड़ा को क्या कहा था कंथक के रूप में भी कहा गया था। दोस्तों ये सारे के सारे आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं सारनाथ वह स्थान है जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर सांची की मैं बात करूं तो यह स्थान 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित महान स्तूप के लिए प्रसिद्ध है जो बौद्ध कला और वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण स्मारक है। साथ ही अगर मैं बोध गया की मैं बात करूं तो वह स्थान जहां गौतम बुद्ध ने को वृक्ष के नीचे बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्त हुआ था। तो बोध गया में उसे एक जो कि बोधि वृक्ष के नीचे जो कि ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए बोध गया प्रसिद्ध है। सांची की मैं बात करूं दोस्तों सम्राट अशोक द्वारा निर्मित महान स्तूप के लिए प्रसिद्ध जो बौद्ध कला और वास्तुकला एक महान जो कि स्मारक है सांची में। साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य निगम FCI के फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो FCI की मैं बात करूं कि भारतीय खाद्य और निगम के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्नों को क्या कहा जाता है तो सुरक्षित भंडार यानी कि बफर स्टॉक कहा जाता है। आपके कांस्टेबल में एग्जाम पूछा गया था दोस्तों। मैं बेसिकली बोल रहा हूँ सारा का सारा आपके जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आइए बात करते हैं बफर स्टॉक से संबंधित। बफर स्टॉक खाद्यान्नों जैसे गेहूं और चावल के भंडार है जिनमें सरकारें कम उत्पादन या उच्च मांग की अवधि के दौरान कीमतों को स्थिर रखने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाए रखती है। बात किया जाए भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार के निर्देशों के तहत इन खाद्यान्नों की खरीद और भंडार और वितरण के लिए जिम्मेदार होता है। साथ ही अगर मैं बात करूं दोस्तों कि बफर स्टॉक रखने से कृषि उत्पादन और बाजार मूल्य में उतार चढ़ाव के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है।
तथा आवश्यक खाद्य वस्तुओं की स्थिर आपूर्ति को सुनिश्चित होती है। दोस्तों यह मैं बात करूं कि यह जो प्रणाली है भारत के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसका उद्देश्य किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को सहायता प्रदान करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आर्यभट्टीय जो पुस्तक किसने लिखा था, तो किससे संबंधित है, तो खगोल विज्ञान से आर्यभट्टीय पुस्तक जो संबंधित है। साथ ही दोस्तों जानते हैं कि जो आर्यभट्टीय खगोल विज्ञान और गणित पर एक भारतीय और प्राचीन ग्रंथ है। इसे गणितज्ञ आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में लिखा था। यह जो कि कार्य 4 खंडों में विभाजित किया गया था। अंकगणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति और खगोलीय आंतरिक जैसे विषयों में शामिल था। इसने कई ऐसे अवधारणाएं प्रस्तुत किए जो समय के लिए क्रांतियों के लिए जिन्हें यह विचार भी थी, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आराम से पढ़िएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि चक्रवाती तूफान के दौरान समुद्र तल से असामान्य वृद्धि के रूप में जाना जाता है। तो तूफानी लहर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, लेकिन और इस जितने भी ऑप्शन है उन पर बात किया जाता है। जैसे कि अगर हार्बर वेव से बोला जाता है कि किसे कहा जाता है, इसे सीसेस के नाम से भी जाना जाता है। जो भूकंपीय या वायुमंडलीय गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होने वाली जो लंबी लहरें होता है उसे हार्बर वेव्स कहा जाता है। अगर सांस की मैं बात करूँ, यह एक ऐसे प्रतीत होता है कि एक मुद्रण संबंधित त्रुटि या एक कम विचलित शब्द है जो मौसम विज्ञान या समुद्र विज्ञान के संदर्भ में व्यापक रूप से मान्यता प्रदान नहीं करता, उसे सांस कहा जाता है। और साथ ही अगर मैं सुनामी की बात करूं दोस्तों, तो भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोटक जैसे बड़े जल के नीचे की गड़बड़ी के केवल कारण उत्पन्न समुद्री लहरों की जो एक श्रृंखला होती है उसे सुनामी कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत मना रहा है कि जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को अभी हाल ही में मनाया गया है। और आज आपके जो कि एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे वीर बाल दिवस के रूप में, चाहे अटल जी से संबंधित आपके 31 अक्टूबर से क्वेश्चन पूछा गया, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। साथ ही में 10 दिसंबर में आपके मानवाधिकार आयोग के संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाता है और मनाया जाता भी है। और 1986 में यह अधिनियम आया। साथ में दोस्तों आप इसको एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा श्वसन जीव अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो यानी कि वायु जो श्वसन है ना, सबसे ज़्यादा अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का सभापति कौन होता है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, लोकसभा के सभापति होते हैं। दोस्तों इस तरह से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, आइए जानते हैं। अगर प्रधानमंत्री की मैं बात करूं तो वह एक भारत सरकार के मुखिया होते हैं, ना कि वे लोकसभा के सभापति है। अगर मैं उपराष्ट्रपति की बात करूं दोस्तों, तो वह लोकसभा के नहीं होते हैं बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा में सभापति के रूप में कौन कार्य करता है, तो उपराष्ट्रपति आपको याद रखना है। साथ ही मुख्यमंत्री राज्य में सरकार का नेतृत्व करता है और लोकसभा में मुखिया और उसका कोई भूमिका नहीं होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत यानी कि चुंबकीय प्रेरणा के आधार पर कार्य करता है, तो जनरेटर आ जाएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के आधार पर जनरेटर काम करता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि विद्युतीय प्रेरणा एक ऐसी चुंबकीय क्षेत्र के साथ विद्युत धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। यह जनरेटर के पीछे का मूलभूत संचालन सिद्धांत है, जहां आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं जनरेटर किस प्रकार से काम करता है, तो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा में बदलते। दोस्तों आपको बताता हूँ कि आपके जो टेक्नीशियन का एग्जाम हो रहा है, इसी तरह से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप संबंधित है, आप इस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ के जाइएगा। अगर मैं बात करूं कि एक जनरेटर में तार की कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, जिससे तार के अनुदिशा धारा प्रवाहित होता है। और इस घटना की खोज माइकल फैराडे ने की थी, जिन्होंने महसूस किया कि किसी भी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है। और इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। ब्रिटिश भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड बेवेल का उत्तराधिकारी कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसा लग रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, है ना दोस्तों। तो आपके जो क्वेश्चन अगला कि ब्रिटिश सरकार के वायसराय के रूप में लॉर्ड बेवेल का उत्तराधिकारी कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। अगर दोस्तों लॉर्ड इरविन की बात करें तो उन्होंने 1926 से 1931 तक
भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया और उन्हें इरविन घोषणा और गोलमेज सम्मेलन के लिए जाना जाता है। लॉर्ड इरविन से आपके एग्जाम के लिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बोला जाता है कि 1931 में उस समय जो आपके क्या बोलता है वायसराय के रूप में कौन था, तो आपके लॉर्ड इरविन था। 1930 1931 ये दो आपके गोलमेज सम्मेलन के समय लॉर्ड इरविन जो कि वायसराय के रूप में काम किए थे। लॉर्ड मिंटो की बात करूँ तो 1905 से 1910 तक भारत के वायसराय के रूप में काम किया और 1909 में जो कि मॉर्ले मिंटो सुधार के लिए प्रसिद्ध है। आपके लॉर्ड मिंटो अभी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि लॉर्ड जो मॉर्ले मिंटो है ना, कब चालू किया गया था? 1909 में। कोई किसी ने चालू किया था? लॉर्ड मिंटो के द्वारा चालू किया गया था। साथ ही दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो की मैं बात करूँ तो यह 1936 से 43 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया तथा द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के दौरान जो कि भारत की रूपरेखा किया था। दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन थे, तो लॉर्ड लिनलिथगो जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर दृष्ट सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ब्राजील, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा और ये क्वेश्चन पूछा गया था। बेसिकली दोस्तों क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से ब्राजील विश्व का 5वां सबसे बड़ा दोस्तों देखिए देश है। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से ब्राजील जो कि विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। इसका पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि विविधतापूर्ण और यहाँ अमेजोन जो कि वर्षा स्थित होता है पृथ्वी पर, जो कि सबसे बड़ा वर्षावन होता है। देश की आधिकारिक भाषा पुर्तगाली है, जिससे यह विश्व का सबसे बड़ा पुर्तगाली भाषा देश जो कि बन गया है। अगर मैं बात करूं कि ब्राजील की अर्थव्यवस्था मिश्रित है और प्राकृतिक संसाधन जो कि प्रचुर मात्रा में है। यहाँ कॉफी, सोयाबीन और संतरे के जूस भी प्रमुख उत्पादक हैं। दोस्तों आपको क्लास कैसा लगा? दोस्तों आपके लिए इतना सारा एक्सप्लेनेशन, इसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिस प्रकार से आपका जो कि इस बार का एग्जाम हुआ उसी तरीके से मैंने आपके लिए क्वेश्चन सेट करके लाया दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो आप हमारे इस चैनल को आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों। थैंक यू सो मच सभी दोस्तों।